Assalamualaikum. Welcome to Knowledge Zone. So in the last already we discussed French Revolution and I already discussed the major thing which the Louis XVI was divided the state France state into three categories. First East state, second East state, third East state. In first East state they all be called as a autocracy which is called clergy, and the second East state they all have a nobility, the bureaucracy of the members of the Louis King 16, and the third one is coming of lawyers, okay, all businessmen, traders in this, and in the three East state having a peasant, artisans, small farmers, okay. Already we discussed in the previous video how the Louis King 16 was divided the France group members in three categories. So today we are going to discuss a growing middle class and end to privilege, the outbreak of the revolution. Okay, take out your chapter number 12. Okay, a growing middle class, take out that topic. Come on, start that topic. A new social group called the middle class came up in the 18th century. तो एक नया ग्रुप फॉर्म हुआ 18th सेंचुरी में जिसको बोलते हैं हम मिडिल क्लास. ओके, यानी कि नॉर्मल पीपल, जहाँ नॉर्मल जो पीपल होते हैं, ना ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा अमीर, वैसे पर्सन्स को कहा जाता है मिडिल क्लास पीपल. ये ग्रुप 18th सेंचुरी में फॉर्म हुआ. अर्न वेल्थ थ्रू ओवरसी ट्रेड, और ये लोग कैसा पैसा कमा रहे हैं? ओवरसी ट्रेड, यानी कि एक समुद्रों से ट्रैवल करके एक शहर से दूसरे शहर अपना सामान वगैरह बेच के करके ऐसा अपनी जिंदगी को गुजारा करें, उस तरह से कमा रहे हैं. ये वो लोग हैं मिडिल क्लास. एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड सच एज अ वुलन एंड सिल्क, और क्या मैन्युफैक्चर करते हैं लोग? वुलन, ओके, और सिल्क के टेक्सटाइल, इस तरह के क्लॉथ को बनाकर क्या करें, एक समंदर से ट्रैवल करके दूसरे एरिया में जाकर क्या करें, वो लोग बेच रहे हैं. इस तरह की मेहनत करें, इस तरह की जस्तुजू स्ट्रगल कर कर मिडिल क्लास ऐसा जिंदगी गुजारा. इन एडिशन to merchant and manufacturing, the third East state also included well-educated professions such as a lawyer and administrative officials. But in the, जैसा कि आपको बताया गया, थर्ड ईस्ट स्टेट में क्या है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं पढ़े लिखे, पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, ऐसे भी, बट ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं जहाँ पर थोड़े बहुत लोग प्रोफेशनल है, जैसा कि लॉयर है, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, अच्छे बड़े बड़े पोस्टों के ऐसे भी लोग हैं थर्ड ईस्ट स्टेट्स में, राइट. दे वर इंस्पायर्ड बाय द वर्ड ऑफ फिलोसोफर लाइक जॉन लुक एंड जीन जैक्यूस रोसेफ. तो ये लोग बड़े बड़े जो फिलोसोफर थे, जैसा कि जॉन लुके थे और जैक्यूस रोसेफ थे, ऐसे लोगों के वर्डों से, लोगों की किताबों से ये लोग इंस्पायर होने लगे. जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो लॉयर्स वगैरह थे, ये लोग इंस्पायर होने लगे. Who wanted to create a society based on the freedom and equal law and opportunity for all. के जो ये लोग चाहते थे, जॉन लुके, रोसेफ क्या चाहते थे कि इस तरह की सोसाइटी रहना, इस तरह की कंट्री रहना जहाँ पर फ्रीडम रहना, आज़ादी रहना, और सबको इक्वालिटी से देखना, और सबके लिए अपॉर्चुनिटी रहना, सब एक बराबर रहना. इस तरह की वो लोग इंस्पिरेशनल बातें बताते थे. कौन? जॉन लुके और रोसेफ. तो यही बातें अब यहाँ के फ्रांस के जो थर्ड ईस्ट स्टेट के जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको इंस्पायर करने लगी ये बातें. इन दिस बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि एक बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या लिखे? लुके रोड अगेंस्ट द बिलीफ दैट द मोनार्च हैज एब्सोल्यूट राइट. तो उन्होंने लिखे, हाँ भाई, जो भी किंगडम रूल है उसके खिलाफ लड़ना, उसके अगेंस्ट रहना, वो एक राइट है, हमारा हक है कि कोई भी हमारे पर रूल नहीं कर सकता, हमको आजादी से रहने का हक है. जॉन लुके अपनी बुक में लिखे, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिख के समझाए. जब लोग उसको पढ़े तो लोग इंस्पायर होने लगे कि हाँ भाई, ये जो मोनार्ची यानी कि जो किंगडम रूल है, जो राजा का रूल है, उसके अगेंस्ट लड़ना और ये रूल को खत्म करना हमारा हक है, वो राइट से बताए. कौन? जॉन लुक. एंड साथ ही साथ रोसेफ कैरीड द सेम आइडिया फॉरवर्ड, और रोसेफ भी वही सेम आइडिया को फॉरवर्ड करने लगे, वही चीजों को. ही प्रपोज्ड दैट द गवर्नमेंट शुड बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव. और जॉन रोसेफ भी ये आइडिया को लेके उनकी किताबों में, उनके आइडियाज में उन्होंने बताया कि भाई गवर्नमेंट कैसी रहना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहना. सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोल दो जहां पर पीपल जिसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहे उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनना, ना कि राजा. अब राजा है, राजा के बाद अगर कोई राजा बनता तो उसका बेटा ही बनता, नहीं, ऐसा रूल नहीं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना यानी कि पीपल जिसको चाहे उसको अपना लीडर बनाना, अपना सीएम बनाना, पीएम बनाना, प्रेसिडेंट बनाना, इस तरह की पावर रहना, राइट.
एंड साथ ही साथ इन दिस बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉ में भी क्या लिखे, मॉन्टेस्क्यू ए फिलोसोफर प्रपोज दैट द पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और किसी भी तरह के और एक भी जो फिलोसोफर ओके यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू क्या बताए कि भाई पावर सब में डिवाइड होना, जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर यानी कि ऐसे पर्सन होते जो हमारा लॉ लिखते, और एग्जीक्यूटिव यानी कि ऐसे मेंबर जो हमारे कंट्री को रन करते, जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स को कहा जाता। इस तरह से पावर को क्या है गवर्नमेंट की डिवाइड करके रन करना। इस तरह के बुक्स में लिखा के लोगों क्या करने लगे फ्रांस के, जहां पर थर्ड ईस्ट के लोग ये पढ़कर इंस्पायर होने लगे। द मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वाज फॉलो इन द यूएसए। और सेम ऐसी जो मॉडल है जहां पर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये सेम लॉ ऑफ गवर्नमेंट कौन फॉलो कर रहे हैं, यूएसए फॉलो कर रहे हैं। आफ्टर द 13 कॉलोनी डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब 13 कॉलोनी जब आजाद हो गए थे, हम पढ़े ना लास्ट इंडिपेंडेंस में, जब 13 कॉलोनी जब आजाद हो गए थे ब्रिटेन से, तब ये लोग इसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरह का लॉ बनाए जहां पर गवर्नमेंट की पावर क्या इक्वली डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर में, ओके, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में। The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example of the third East state in France। तो जिस तरह से अमेरिकन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के गारंटी दे रहा कि सबको इंडिविजुअल राइट्स है, यानी कि सबको हर किसी चीज का हक है, ओके, ये जो पढ़े तो ये एग्जांपल जितने भी थर्ड ईस्ट स्टेट से जो फ्रांस के लोग थे, इन लोगों को बहुत इंस्पायर करा। स्पेशली जो लोग प्रोफेशनल से, जो लोग लॉयर से, जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव थे, एजुकेटेड पीपल से, उनको ये सब बातें बहुत ज्यादा इंस्पायर कर गई। उसके बाद आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, एक आउटब्रेक हुआ, रेवोल्यूशन यानी कि बहुत बड़ा चेंज आया। कैसा? On 5th May 1789, Louis XVI called a meeting of East State Journal to pass proposal of new tax। न्यू टैक्सेस को पास करने के लिए एक मीटिंग को बुलाया लुईस 16। कब? 5th May 1789 को। The first and second East State sent 300 representation each। तो जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो मेंबर है, एक फर्स्ट स्टेट की तरफ से 300 रिप्रेजेंटेशन आए और सेकंड स्टेट के पास से 300 रिप्रेजेंटेशंस आए। रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि मेंबर्स who were seated in row facing each other on the two sided। जो जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, जहां पर उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया, जहां पर एक तरफ में 300 मेंबर बैठे हुए, दूसरी तरफ में 300 मेंबर बैठे हुए, एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए, ओके। But the 600 member of the third state has to stand in at the back। मतलब जो बाकी के थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर्स थे, आप देख सकते हैं कि लोगों के पीछे पूरे इतराफ में खड़े हुए रहना है, उनको बैठने के लिए तक बताया नहीं गया, उनको बैठने का अरेंजमेंट तक नहीं किया गया। अब आप सोच के देखिए कि थर्ड स्टेट को कितना ज्यादा डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा। ओके, द थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव by the more prosperous and educated member only। जिसमें थर्ड स्टेट में भी रिप्रेजेंटेटिव कौन बन सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिव जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं या बहुत ज्यादा ऑफिशियली हाई रिच है, अमीर है, वैसे लोग ही बन सकते हैं। उसी हिसाब से पीजेंट, आर्टिसन एंड वुमेन वे नॉट अलाउड टू एंटर द असेंबली। इवन पीजेंट, पुअर फार्मर को, आर्टिसंस को, ओके, और वुमेन्स को तो इंटर भी करने नहीं दिए वहां के वो मीटिंग में। So, however, the problem and demanded were written down in some 40,000 letters which the representative had brought with them। तो मिनिमम क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रहे थे, यानी कि फर्स्ट ईस्ट स्टेट्स को, सेकंड ईस्ट स्टेट्स को, थर्ड ईस्ट स्टेट्स को, वो लोग कम से कम क्या-क्या प्रॉब्लम, क्या-क्या डिमांड आए जो राजा को बोलना है, 40,000 से ज्यादा लेटर्स लेके आए हर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, अर्ली ईच स्टेट हैड वोट इन द वोटिंग, हैड वन वोट इन द वोटिंग। जो अर्ली टाइम पे था वहां पर जो भी वोटिंग का है, उन्हें सिर्फ पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि फर्स्ट ईस्ट स्टेट है तो उन्हें एक ही वोट दे सकता, ओके, यस और नो बोल सकता, ऐसा डिसीजन हुआ करता था। तो लुईस 16 आल्सो वांटेड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। तो राजा भी कहता रहा था कि यही जो सेम जो अर्ली टाइम में वोटिंग की प्रैक्टिस होती थी, उन्हें भी उसी को ही कंटिन्यू कराया। बट द मेंबर ऑफ द थर्ड ईस्ट स्टेट डिमांडेड वाज वोटिंग डन बाय द असेंबली एज अ होल। बट मेंबर ऑफ द जितने भी मेंबर थे थर्ड ईस्ट स्टेट के, वो लोग चाह रहे थे कि कैसा भी वोटिंग हो रही तो एज अ होल होना, ओके, वोटिंग किसी एक तरफ से एक्सेप्ट नहीं करना, एज अ होल होना। जितनी भी असेंबली है सबके वोटिंग लेकर बताओ किसकी ज्यादा डिमांड है। वे ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, और जहां पर हर एक मेंबर का एक अपना वोट होना चाहिए, इस तरह की डिमांड करे कौन? थर्ड ईस्ट स्टेट वाले। द वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स सजेस्टेड बाय द फिलोसोफर लाइक रूसेफ इन दिस बुक।
जहां पर डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स के हिसाब से रोवेस अपनी बुक में भी लिख के बताए, एवरी पर्सन शुड हैव अ राइट टू वोट, हर पर्सन का अपना एक राइट होता है जिससे उन्हें अपने को वोट दे सकता किसी को भी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जैसा ही ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी जहां पर पीपल खुद अपनी पसंद से रिप्रेजेंटेटिव को क्या करती, अलग करती, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसा किंग उसको रिजेक्ट कर दिया, द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट लेफ्ट द असेंबली एंड प्रोटेस्ट, तो जितने भी थर्ड स्टेट के मेंबर थे, लॉयर्स थे, मर्चेंट थे, बिग बिजनेसमैन थे, एजुकेटेड पीपल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, जो भी पूरे असेंबली को छोड़कर बाहर निकलकर उसके अगेंस्ट, राजा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दी। तो देखिए इस तरह का ये लोग इस तरह से सफर हो रहे थे, कौन, थर्ड स्टेट के मेंबर, जो फ्रांस का जो राजा था लुइस 16 इस तरह से फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट में फ्रांस को डिवाइड कर दिया था। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेनिस कोर्ट ओथ एंड मेनी मोर टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके।